गुड इवनिंग स्टूडेंट, खुश आमदीद टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, आज हम खूब सारा वर्क करेंगे, वो भी खूब एनर्जी के साथ। तो जो हमारा इस आज का जो पहला सेशन है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। यानी इस सेशन में जो भी हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, वर्क के बारे में। ओके, तो इस सेशन में जो हम कवर करेंगे वो है आपका व्हाट इज वर्क डन, टाइप्स ऑफ वर्क डन एंड न्यूमेरिकल ऑन वर्क डन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑन वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन। ओके, एज यू नो कि हम दो टाइप से वर्क करते हैं। एक हमारा होता है फिजिकल वर्क, ठीक है, एक हम करते हैं मेंटल वर्क। ठीक है, अब इन दोनों वर्क में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन सा वर्क पढ़ना है। तो जैसा आपको पता है कि अगर कोई बच्चा बैठ के 8-8 घंटे स्टडी कर रहा है तो वो जो वर्क कर रहा है वो कर रहा है मेंटल वर्क। ठीक है, या बैठ के कोई सोच रहा है तो भी वो किस में आएगा, मेंटल वर्क में आएगा। कोई सो रहा है सिर्फ, वो तो भी मेंटल वर्क है। यानी अगर कोई भी हम वर्क ऐसा करें जिसमें हमारा फोर्स अप्लाई ना हो या डिस्प्लेसमेंट ना हो, वो सारे वर्क किस में आएंगे, मेंटल वर्क में। ठीक है, यानी अगर फिजिकली हम कोई वर्क कर रहे हैं तो किस में आएंगे, फिजिकल वर्क में। यानी जो भी हमें साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है वो पढ़ना है फिजिकल वर्क के बारे में, क्योंकि साइंस हमारा मेंटल वर्क को कंसीडर नहीं करता। ओके, तो यहाँ पे है कुछ फिजिकल वर्क एंड द मेंटल वर्क। ओके, let's see work done. What is work done? The basic definition of work done is written here. Work is done when a force acting on a body produces displacement in it. क्या कह रहा है कि अगर कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक बॉडी है हमारा, अगर उस पर हम कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा है, किसी भी टाइप का फोर्स अगर एक्ट कर रहा है, सॉरी फोर्स अगर एक्ट कर रहा है वो, ठीक है, तो अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है तो ही हम कहेंगे कि वहां पे वर्क हुआ है। ओके, यानी अगर हम इस डिफिनेशन से इसका फॉर्मूला क्रिएट करें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। ओके, इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट वर्क इज डन व्हेन द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी अगर जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है उसी डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होगी उस बॉडी की। ठीक है, वही कह रहा है कि वर्क इज डन व्हेन द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब वर्क डन हमारा स्केलर क्वांटिटी है, आप देख सकते हो यहाँ पे है लिखा हुआ कि वर्क डन क्या स्केलर क्वांटिटी है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब दो हमारे वेक्टर क्वांटिटी हैं तो वर्क डन क्यों हमारा स्केलर है, वर्क डन हमारा क्यों स्केलर है, जबकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ोगे किसमें, 11th में जाके। क्यों होता है भाई, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं बता रहा हूं इसके बारे में, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है हमारा वेक्टर का, उसका आउटकम ऑलवेज क्या आएगा, स्केलर आएगा। ओके, तो इस वजह से हमारा जो वर्क डन होगा वो ऑलवेज किस में होगा, स्केलर होगा वर्क डन। ओके, वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग्स होती है। ठीक, तो अब क्वेश्चन ये है कि 1 जूल में कितने अर्ग्स होंगे, 1 जूल में कितने अर्ग्स होंगे। ओके, तो लेट्स फाइंड इट कि 1 जूल में कितने वर्क्स होंगे। अगर मैं इसको वर्क डन के फॉर्मूले को अगर ऐसे लिखूं
1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन डॉट 1 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, फोर्स 1 न्यूटन, तो जूल भी कितना होगा, 1 जूल हो जाएगा। वर्क डन कितना होगा, 1 जूल होगा। तो अब हम जानते हैं कि न्यूटन की एसआई यूनिट क्या होती है, डाइन होती है, और 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी होती है, सीजीएस यूनिट 10⁵ डाइन, और 1 मीटर की सीजीएस यूनिट 10⁵2 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमारे ये दोनों बेस सेम है इनके, तो पावर क्या ऐड हो जानी है, ऐड हो जानी है 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। ये हो गया 1 जूल में। अब डाइन और सेंटीमीटर को ही तो हम अर्ग्स कहते हैं, यानी ये हो गया, कितनी वैल्यू हो गई हमारे इसकी 1 जूल की, 10⁷ अर्ग्स। ठीक है, अब आता है डिफाइन 1 जूल वर्क, कि 1 जूल वर्क कब होगा। तो अब अभी हमने देखा कि अगर 1 न्यूटन का फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ठीक है, 1 न्यूटन का फोर्स अगर इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और वो ऑब्जेक्ट हमारा 1 मीटर डिस्प्लेस कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वहां पे वर्क डन जो होगा हमारा कितना होगा, 1 जूल होगा। अब इसी को स्टेटमेंट हम बना सकते हैं कि व्हेन अ फोर्स of 1 Newton is applied on a body and that body displaced from that body displaced 1 meter from its original position in the direction of force, then work done is known as 1 जूल। ओके, क्योंकि अभी एक 1 जूल तभी होगा जब 1 न्यूटन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड हो रहा हो और वो ऑब्जेक्ट हमारा 1 मीटर डिस्प्लेस्ड हो रहा हो, तो ये हमारा 1 जूल वर्क होगा। ओके ओके, अब यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है हमारे पास, एक ये एग्जाम्पल है और एक ये एग्जाम्पल है। कि अभी तो हमने पढ़ा कि फिजिकल वर्क हो रहा है तो ही हम उसको कंसीडर करेंगे, तो ही वहां पे वर्क होगा, अदरवाइज वर्क नहीं होगा। अभी तो यही पढ़ा डिफिनेशन में हमने, कि डिफिनेशन हमारा क्या कह रहा है कि अगर हमारा कोई भी फोर्स पे अगर फिजिकल किसी भी ऑब्जेक्ट पे फिजिकल वर्क कर रहे हैं, अब वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हो रहा है, तो ही हम कहेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कंडीशन हमारे पास है, एक बच्चा है और ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट पे ये 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड करके इसके ओरिजिनल पोजीशन से ये 5 मीटर क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि इस बच्चे ने कुछ वर्क किया है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में देखें, सेकंड केस में हमारा, कि अब ये एक बच्चा है, ये फोर्स लगा, जितना इसके अंदर जान है, ताकत है, उस ताकत से ये फोर्स लगा रहा, कि सपोज दैट कि 30 न्यूटन से फोर्स ये लगा रहा है इस पे। ठीक है, बट फोर्स तो लगा रहा, बट ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा, डिस्प्लेस नहीं हो रहा अपने ओरिजिनल पोजीशन से। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो वर्क कैसा, फिर हम कहेंगे सीधे सीधे कि इसने कोई वर्क नहीं किया। ठीक है, इसने अब फोर्स तो अप्लाइड किया बट ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हुआ। यानी कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें, अगर वो ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस्ड नहीं होता है, तो हम वहां पे कहेंगे कि उसने कोई वर्क नहीं किया या वहां पे वर्क नहीं हुआ। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाइड करने के बाद
अगर अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस्ड होगा तो ही वहां पे वर्क होगा। ठीक है, ओके ओके। तो अब हमारा टॉपिक है व्हाट आर एसेंशियल कंडीशन फॉर वर्क टू बी डन, यानी हमारे पास कौन कौन से ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से वर्क हमारा होगा। तो चलो देखते हैं कौन कौन सा भाई एसेंशियल कंडीशंस है हमारे पास। पहली एसेंशियल जो हमारी कंडीशन हो जाएगी ये तो होगी कि फोर्स जो आपकी होनी चाहिए, अ फोर्स शुड एक्ट ऑन अ बॉडी। ठीक है, यानी अब ये एक बॉडी है, इस पे हमने पहला कंडीशन बता दिया कि ये फोर्स लग रही है। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट ये हमारा हो जाएगा कि अगर, क्योंकि अगर हम डिफिनेशन से चले वर्क डन के, तो डिफिनेशन क्या कह रही है वर्क डन की कि अगर फोर्स ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है और वो ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस्ड होगी अपने ओरिजिनल पोजीशन से तो ही वर्क होगा। तो यही तो दो कंडीशन इसकी हैं। तो यानी कि आपका क्या होगा कि द बॉडी should move in the direction of force from its original पोजीशन। यही हमारी तो कंडीशन है वर्क को होने के लिए कि एक फोर्स अप्लाई होना चाहिए किसी भी और बॉडी पे, फोर्स अप्लाई होना ही चाहिए। अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के, तो ही वहां पे वर्क हो रहा है। तो यही मेन हमारी दो कंडीशन है, यानी कि अ फोर्स शुड एक्ट ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी शुड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आ गया? ओके, नाउ अब ये देखना है कि हमारा जो वर्क है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, यानी जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये भी देखते हैं कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। चलो, यानी पहले हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। सपोज दैट कि यहाँ पे एक बॉडी हमारी है, ये एक बॉडी है, ये सरफेस है और उस पे बॉडी है। ठीक है, अब इस पे हम मैंने फोर्स लगाया। अब फोर्स कितना लगाया, सपोज 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हो रहा है। ठीक है, कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, 5 मीटर। जस्ट सपोज कि 5 मीटर डिस्प्लेस्ड हुआ, यानी अब ये फोर्स अप्लाइड हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हो रहा है। तो पहला कंडीशन क्या होगा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यानी फोर्स की वैल्यू हमारी इस पे हो गई, क्योंकि वर्क डन निकालने के लिए हमें फोर्स की वैल्यू चाहिए ही चाहिए, तो इसी को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। दूसरा आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यही तो पॉइंट है हमारे पास, यही दो फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड करेगा। कैसे देख लेते हैं, इसी से निकाल लेते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क किया इसने। वर्क डन इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला होता है हमारा। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 5 मीटर है, तो वर्क कितना हो गया, 50 जूल। ठीक है, वर्क डन कितना हुआ, 50 जूल। ओके, ये हमारे दो फैक्टर्स होते हैं जिन पे हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होता है डिपेंड करता है कि फर्स्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सेकंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
अब देखते हैं कि कह रहा है हाउ इज द अमाउंट ऑफ वर्क मेजर्ड। अब कैसे हम मेजर करेंगे, अभी मैंने पिछले ही स्लाइड में आपको बताया कि एक कैलकुलेशन करके कि इस पे हमारा वर्क लग रहा है, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है 5 मीटर की, तो वर्क डन कितना होगा इसका 10 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 50 जूल इज इक्वल टू 50 जूल। तो ये तो मैंने नॉर्मल से बता दिया आपको, लेकिन इसमें एक कंडीशन और है जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं। तो पहला तो हमारा ये हो गया कि फोर्स, ठीक है, पहला क्या हो गया फोर्स, दूसरा आपका डिस्प्लेसमेंट, तीसरा आपका हो जाएगा इसमें एक एंगल क्रिएट जो होगा, जो एंगल हमारा बनेगा कि सपोज कि एक ऑब्जेक्ट ये है, इस ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पे एक खड़ा इंसान ऐसे फोर्स लगा रहा है तो भी तो ये ऑब्जेक्ट इधर को मूव होगा, यानी इन दोनों के बीच में, इस फोर्स के बीच में और इस डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल क्रिएट होगा, वो एंगल थीटा होगा। इसके बारे में अभी आगे स्लाइड में आएगा तो बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये तीन हमारे कंडीशंस होते हैं जिसके थ्रू हम वर्क को मेजर करते हैं। पहला फोर्स हो गया, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा एंगल। ओके, अब आता है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी समझते हैं इसको पहले। अब सपोज कि एक वेट यहां पे रखा हुआ है, ये हमारा वेट है, एक ऑब्जेक्ट, और ये क्या हमारी अर्थ है। ये क्या अर्थ है और ये बॉडी है, ठीक है। अब इस पे क्या हो रहा है कि एक मैन है अर्थ के सरफेस पे ही, वो इसको लिफ्ट कर रहा है। लिफ्ट कहां तक किया, इस पोजीशन तक उसको लिफ्ट किया, यानी लिफ्ट जब कर रहा है तो ये ऑलरेडी अर्थ तो इसको अपनी तरफ ग्रेविटी लगाई दी है, इस पे ग्रेविटी अप्लाई कर रही है, जो क्या होता है हमारा mg होता है। तो ये इस पे ग्रेविटी तो लगा रही है। अब इस बंदे को इसको लिफ्ट करने के लिए ग्रेविटी के अपोजिट एक वर्क करना पड़ेगा, एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ग्रेविटी के अपोजिट, यानी इस डायरेक्शन में इसको लिफ्ट करने के लिए एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो वो फोर्स अप्लाई करेगा वही हमारा क्या होता है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अंडरस्टूड? ओके, लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ दिस। क्या कह रहा है, वर्क मस्ट टू बी डन अगेंस्ट अ ग्रेविटी व्हेन अ बॉडी ऑफ मास इज लिफ्टेड फ्रॉम अर्थ टू अ सर्टेन हाइट। जैसा यहां पे मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी भी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होना है, तो अगर हमारी अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, उसको अगर हम एक हाइट पे लिफ्ट करेंगे, एक हाइट पे उसको लिफ्ट करेंगे, तो लिफ्ट करते टाइम जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो वही हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा। क्योंकि अगर लिफ्ट करेंगे हम, फोर्स भी होगा और एक हाइट भी, तो वो क्या करेगी, जाएगी। यहां से सपोज कि इस पोजीशन से हमने इस पोजीशन तक फोर्स लगा के इसको लिफ्ट किया, तो यहां से यहां तक उसने कुछ तो डिस्प्लेस किया ना, यानी हाइट कवर किया उसने, डिस्प्लेसमेंट कह लो या हाइट कह लो। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्क डन हो गया, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, वो डिस्प्लेसमेंट किधर है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वर्क डन है। वही क्या है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क मस्ट टू बी डन अगेंस्ट gravity when a body of mass is lifted from earth to a certain height. Okay, अब चलो इसका फॉर्मूला हम फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला फाइंड करने के सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो हमारा फोर्स होता है, जो फोर्स हमारा है, पहले तो वर्क डन का फॉर्मूला सबको पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F.S, ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है। अब जो फोर्स होता है, या तो कह लो उसको वेट कह लो, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ रखा है वेट का फॉर्मूला। तो पहला क्या होता है, हमारा मास होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू mg, ठीक है। अब F इक्वल टू mg हो गया। अब यहां तक तो हमने कर लिया कि F इक्वल टू mg।
अब इस ऑब्जेक्ट का यहाँ से लिफ्ट होना, अब ये हमें फाइंड करना है। तो लेट्स सी, डिस्प्लेसमेंट जो भी हम लिफ्ट करेंगे उसको इज इक्वल टू द हाइट ऑफ body when it is above to the ground। ठीक है, यानी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो हाइट होगा। तो अब फोर्स की वैल्यू में पता चल गई कितनी है, mg है। अब ये कह रहा है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, हाइट है। तो डिस्प्लेसमेंट ही पता चल गया, तो हम क्या ले सकते हैं, सो वर्क डन इज इक्वल टू mgh। ओके, ठीक है, ओके। वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली, यानी अगर किसी एंगल से फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उस पर क्या वर्क डन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं। लेट्स सी, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक आदमी है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किधर होगा, इस डायरेक्शन में, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जब डिस्प्लेस्ड हो रहा है ये, तो एक एंगल क्रिएट हो रहा है, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स इसको लगा रहे हैं और ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है, थीटा एंगल। कौन सा एंगल क्रिएट हो रहा है, थीटा एंगल। तो अब ये थीटा एंगल है। अब यहाँ पे मैं आप एक चीज़ आपको बताऊँ, अगर मैं इसको निकालने का तरीका बताऊँ तो थोड़ा सा हम 11th में जाएंगे, फिर अभी तुरंत वापस आ जाएंगे। तो क्या होता है, थीटा निकालने का जो वर्क डन का फॉर्मूला अब यहाँ पे होगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यही हमारा वर्क डन का एक्चुअल फॉर्मूला होता है। अभी आप कहोगे सर जो पहले आपने बताया कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, वो क्या था, लेकिन बच्चों सब एक्चुअल फॉर्मूला हमारा वर्क डन का यही होता है। जब आप क्लास 11th में जाओगे तो आपकी स्टार्टिंग यहीं से होगी, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा ही क्यों, इसके बारे में आप 10th में पढ़ोगे। ठीक है, कॉस थीटा ही क्यों सर, क्योंकि कॉस थीटा का जो हमारा निकालने का तरीका है वो क्या है, हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस हमारा क्या है, ये है, ये फोर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा। सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा में इसको निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे कि सपोज दैट कि यहाँ पे जो फोर्स अप्लाईज हो रही है वो 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो रहा है, और थीटा की वैल्यू कितनी हो रही है, सपोज की 30 डिग्री हो रही है। तो अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर हमें थीटा की वैल्यू पता नहीं, तो आप यहाँ देख लो, कॉस थीटा की जो हमारे थीटा जीरो की वैल्यू जो होती है, कॉस जीरो की वैल्यू वो होती है 1, और कॉस 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 90 की वैल्यू होती है हमारी 0, और कॉस 180 की डिग्री की वैल्यू होती है -1। इतना आप याद कर लो, आपका वर्क डन का न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। क्लास 10 में भी आप जाके पढ़ोगे। ओके, तो अब देखेंगे यहाँ पे हम वर्क डन कितना हो रहा है, वर्क डन इक्वल टू कितना है, फोर्स 10 है, डिस्प्लेसमेंट 5 है, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कितना हो गया हमारा 25√3 जूल। ये हमारा क्या हो गया, वर्क डन हो गया। ठीक है, यही हमारा एक्चुअल फार्मूला होता है, W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ओके, तो आप क्लास 11 में पढ़ोगे कॉस थीटा आया कहाँ से, अभी बस इतना ही जान लो कि यही हमारा होता है। ठीक है,
अब हम कुछ अलग अलग एंगल से देख ले। सपोज दैट कि एक ऑब्जेक्ट हमारा है, ये ऑलरेडी मोशन में है, ठीक है, ये ऑलरेडी मोशन में है। तो अब इसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करनी होगी। सपोज दैट कि हमने इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई की। फोर्स कितनी अप्लाई की? 30 न्यूटन। तो ये धीमे धीमे रुकेगा, धीमे धीमे रुकते 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 ये गया 10 मीटर डिस्प्लेस्ड हुआ अपने ओरिजिनल पोजीशन से। तो जब यहाँ पे हम एंगल देखें कितना क्रिएट हो रहा है, एंगल 180 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है। तो 180 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है, तो चलो फाइंड करते हैं कितना आएगा। वर्क डन इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई 10 और कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो यहाँ पे लिख लो 30 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई -1, वैल्यू आपकी हो जाएगी -300 जूल। वर्क डन। ठीक है। अब एक केस लेते हैं जिसपे हमारा क्या हो कि सपोज है कि ये हमारा सरफेस है, इस पे एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है। कितना मूव किया? 5 मीटर, ठीक है। और उस पे एक फोर्स वर्क करी है, वो कौन सी फोर्स है? mg। और इस ऑब्जेक्ट का मास हमारा क्या है? 2 kg है। जस्ट सपोज 2 kg है। तो एंगल कितना क्रिएट हो रहा है इनके बीच में? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो रहा है, तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है F.S डॉट कॉस थीटा। अब कॉस थीटा यानी कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो अब यहां से हम लिख लें F.S कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो डायरेक्ट कितना आ गया? वर्क डन हमारा 0। ठीक है, कितना समझ में आ गया? ओके। अभी एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है कि अ बॉल ऑफ मास 2 kg थ्रोन अपवर्ड। एक है हमारा ये बॉल है, कितना है? 2 kg है। ये सरफेस है हमारा। थ्रोन अपवर्ड ये थ्रो हुआ, रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 7 मीटर। ये कहां तक गया? 7 मीटर तक। ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग दिस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब कह रहे हैं फोर्स ऑफ द ग्रेविटी के बारे में बोल रहा है, यानी फोर्स किधर को लग रही है हमारी ग्रेविटी की? mg ये है। ठीक है। तो अगर हम इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, विदाउट एंगल भी हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर फोर्स भी हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स भी क्या है? वेक्टर है। और स्केलर भी डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? ये भी वेक्टर है। तो जब दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट में है, तो किसी एक को क्या करना पड़ेगा? हमें निगेटिव लेना पड़ेगा। सपोज इसको निगेटिव ले लें हम, तो अगर निकालेंगे यहाँ से F इजिक्वल टू एम जी की वैल्यू 10 कंसीडर कर लो, तो F इजिक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हुआ? 20 न्यूटन। वर्क डन में सिंपल फॉर्मूले में रख दो इसको, विदाउट एंगल वाले फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा? F.S इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना हो गया? 140 जूल। माइनस, सॉरी, इसको डिस्प्लेसमेंट को माइनस मिल गया, तो -140 जूल। ठीक है, ये हमारा वर्क डन हो गया। अब इसको एक एंगल से देखते हैं कि कितना एंगल क्रिएट हो रहा है इनमें? 180 डिग्री का। कितना एंगल? 180 डिग्री का। तो अब वो 180 डिग्री का एंगल हो रहा है, तो वर्क डन इज इक्वल टू Fs cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, और फोर्स हमारा कितना है? 20 न्यूटन है।
फोर्स कितना हमारा 20 न्यूटन है, तो यहाँ पे हम लिख लिए 20, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 7 मीटर 7, और कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई -1 कितना हो गया -140 जूल। ओके, वेरी गुड। अब ये वर्क डन के केसेस हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। कब कब हमारा पॉजिटिव होगा, कब कब नेगेटिव होगा, कब कब जीरो होगा, देखते हैं। तो पहली चीज तो ये बच्चों कि अगर हम फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, इस साइड में फोर्स अप्लाई किया मैंने और इसी साइड में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यानी अब एक तरीके से ये देखा जाए दोनों वेक्टर क्वांटिटी और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो जाहिर सा क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो यानी पहला क्या होगा हमारा कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट should be in same direction अगर पॉजिटिव वर्क डन होना है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। अब दूसरे कंडीशन देखा जाए थीटा पे, तो अब इनकी वैल्यू क्या हो रही है, एक तो थीटा जो यहाँ पे जनरेट हो रहा, थीटा जो बन रहा वो थीटा क्या बन रहा है 0 डिग्री बन रहा है। तो यानी अगर यहाँ पे देखा जाए थीटा 0 डिग्री बन रहा है, अगर थीटा 0 डिग्री बन रहा तो अगर मैं कहूँ कि थीटा आपका जो होना चाहिए लेस देन 90 डिग्री अगर है, तो ही वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव होगा। यानी आप जो भी ले लो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, चाहे ऐसे ले लो, चाहे 60 पे ले लो, 45 पे ले लो, 30 पे ले लो, 10 पे ले लो, 20 पे ले लो, 75 पे ले लो, 80 पे ले लो, वो सारे किस में आएंगे पॉजिटिव वर्क डन में। ओके ठीक है, यानी पहला हमारा क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, या तो थीटा की वैल्यू, दूसरे में क्या है थीटा की वैल्यू हमारी 90 डिग्री से कम होनी चाहिए, तो ही वर्क डन हमारा किस में आएगा पॉजिटिव में आएगा। ओके, अब निगेटिव किस केस में होगा इसको भी देखते हैं। अभी मैंने पिछले उसमें बताया था स्लाइड में कि अगर किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर उस ऑलरेडी मोशन में है वो और उसको रोकना है हमको, तो एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे ना, मान लो कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया हमने, तो धीमे धीमे होते हुए वो यहाँ तक जाके डिस्प्लेसमेंट करेगी, कहीं तो जाके धीमे धीमे रुकेगी, तो कुछ तो डिस्प्लेस्ड होगा अपने ओरिजिनल पोजीशन जहां से हमने फोर्स अप्लाई किया है। तो अब दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेंगे तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, अगर इसको पॉजिटिव लेंगे तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो अब जब एक को नेगेटिव लेंगे तो वर्क डन किस में आएगा हमारा, वो भी नेगेटिव में आएगा। यानी पहला क्या हो गया फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट should be in opposite direction। ठीक है, या तो अब यहां से एंगल के फॉर्म में देखें तो एंगल कितना क्रिएट हो रहा है 180 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है ना। तो 180 डिग्री एंगल क्रिएट होने में क्या होना चाहिए कि जो हमारे थीटा की वैल्यू होगी, जो थीटा की वैल्यू होगी लेस देन 180 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू लेस देन 180 डिग्री हो और ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, तो ये हमारा वर्क डन क्या होगा निगेटिव में होगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू मस्ट बी लेस देन 180 डिग्री और ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर ऑलरेडी मोशन में है, अगर हमें उससे रोकना है तो अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं ना। कि सब मान लो कि आपकी सिस्टर साइकिल चला रही है,
अभी सीख रही है वो, ठीक है, अभी सीख रही है वो, इस साइड में मूव कर रही है वो। तो अब इसको रोकने के लिए आप इस साइड में फोर्स लगाओगे ना, तभी तो ये रुक पाएगा साइकिल, तो ही तो रुकेगा ना। तो यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इस साइड, फोर्स किधर हुआ, इस साइड। तो जब फोर्स दोनों अब डिस्प्लेसमेंट अपोजिट साइड में है, तो वर्क डन कैसा होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। चलो जीरो को देखते हैं, अब जीरो कब होगा हमारा वर्क डन। तो जैसा कि हमने डिफिनेशन में ये पढ़ा था कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस, यानी अगर फोर्स जीरो होगा तो वर्क डन जीरो होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो भी वर्क डन जीरो होगा, अगर दोनों जीरो हैं तो भी वर्क डन जीरो है। तो अब इन सारे केसेस से हटके कौन सा ऐसा वर्क है जिसमें हमारा वर्क, कौन सा ऐसी सिचुएशन है जिसमें वर्क हमारा जीरो होगा, ये देखना है, ठीक है, ये देखना है हमारा। अब हम सपोज कि एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एक मोशन में है, ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एक मोशन में है और ये मूव कर रहा है इस साइड में, हम कोई इस पे फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तब भी तो इस पे एक फोर्स वर्क करेगी। वो फोर्स कौन सी होगी, ग्रेविटी। वो फोर्स कौन सी होगी, ग्रेविटी। जब ग्रेविटी फोर्स इस पे अप्लाई हो रही है और ये इधर को डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो अगर हम देखें तो इस पे कितना एंगल क्रिएट हो रहा है, 90 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है। तो जब 90 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, जीरो। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो यानी हमारा क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो वर्क डन हमारा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो ही हमारा वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। अंडरस्टूड, ठीक है। एक सिचुएशन देखते हैं हम इसको, और कि सपोज कि एक वर्कर है ये, अब इससे आपने कहा कि यहाँ पे आपका सामान रखा हुआ है, लगेज रखा हुआ है, आपने कहा कि इसको हमारे घर में पहुंचा दो भाई। अब इसने इसको अपने ऊपर लिफ्ट किया, तो लिफ्ट जब करेगा तो अगेंस्ट ग्रेविटी के वो फोर्स लगाएगा। तो अब वो उसने यहाँ तक लिफ्ट किया, सपोज यहाँ तक लिफ्ट किया, तो लिफ्ट करते टाइम ये फोर्स लगाया किसके अपोजिट, ग्रेविटी के अपोजिट, और ये डिस्प्लेसमेंट किधर करेगा, टूवर्ड्स द होम। तो अगर इस एंगल से देखें तो भी तो 90 डिग्री है, और इससे देखें तो भी 90 डिग्री है, यानी दोनों केस में वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। दोनों केस में वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। यानी अगर वर्कर का वर्क डन जीरो है, यहाँ पे वर्क डन का वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्कर का वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके 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 एग्जांपल एक, a girl pushes a chair by applying a force of 20 Newton. Find the work done by this force in the displacing the chair through 3 meter along the direction of push. ओके तो फिगर बनाते हैं पहले, फिगर से ये अच्छे समझ में आता है न्यूमेरिकल्स। अब ये एक चेयर है, सपोज को एक चेयर है। अब ये बच्ची क्या कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है किस साइड में, इस साइड में, कितना, 20 न्यूटन, ठीक है। अब वो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पुश कितना चेयर डिस्प्लेस हो रहा है, 3 मीटर। कितना डिस्प्लेस हुआ, 3 मीटर, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, ठीक है। या नॉर्मल आप इससे भी निकाल सकते हो, वर्क डन डॉट एफ, बट एक्चुअल फॉर्मूला वर्क डन का हमारा यही होता है, तो हम इसी से निकालेंगे। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अब देखें यहाँ पे फोर्स कितना हुआ है, 20 है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 33 है, और कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 डिग्री, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। तो वर्क डन कितना होगा, 60 जूल, ठीक है।
अगर इसको हमें अर्ग्स में लिखना होगा तो वर्क डन इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6, कितना हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर 7 अर्ग्स। ठीक है, अब ये हमारा अर्ग्स में कितना वर्क डन हो गया 10 टू द पावर 7 अर्ग्स। ओके ओके, तो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम वर्क पे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम वर्क पे। न्यूमेरिकल्स क्या है कि अ कार weighing 60 kg and traveling at 30 मीटर पर सेकेंड स्टॉप एट डिस्टेंस। तो मास कितना दिया हुआ है कार का 1000 kg। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉप की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्टॉप की, यानी ब्रेक अप्लाई हो रहा होगा जब भी हम किसी और मोशन ऑब्जेक्ट, जो मोशन हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उस पर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी ब्रेक हम करते हैं, तो जो एक फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। तो यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 30 मीटर पर सेकेंड। अब वो डिस्प्लेस कितना कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 50 मीटर। डिग्रेडिंग यूनिफॉर्मली, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द ब्रेक्स, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक्स। ठीक है, यानी ब्रेक्स द्वारा कितना वर्क किया गया, और जब ब्रेक्स अप्लाई हो रहा है तो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए। तो अब ये एक्सेलरेशन तो हमको पता नहीं है, तो यानी इसको पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो अब देखें हम, तो इन तीन इक्वेशन से, ये जो तीन काइनेमेटिक्स है हमारे पास क्वांटिटीज, तो इसके थ्रू मोशन का जो थर्ड इक्वेशन है, सिर्फ क्या है मोशन का थर्ड इक्वेशन? 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर तो हमारा 0 है, तो ये हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर 30 और 2a 50। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 100 और ये हो जाएगा माइनस 900। तो 20 कैंसिल। अब एक्सेलरेशन कितना हो गया? -9 मीटर पर सेकेंड। अब इसको क्या कहते हैं हम? अगर कोई एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव में आता है तो उसको क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन में फाइंड हो गया तो हम फोर्स फाइंड कर लेंगे। फोर्स का फॉर्मूला, मास कितना दिया हुआ है? 1000 kg, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? -9। तो कितना हो जाएगा? -9000 जूल, सॉरी -9000 न्यूटन। फोर्स कितना हुआ? -9000 न्यूटन। ये तो हमने निकाल लिया। अब कह रहा है कि व्हाट इज वर्क डन बाय द ब्रेक्स, ब्रेक के द्वारा कितना वर्क डन किया गया, तो उसको भी फाइंड कर लिया। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस। वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस। ठीक है, अब यहां पे हम रखते सिंपल सा, एफ एस की वैल्यू -9000 और डिस्प्लेसमेंट आपका 50 है, तो कितना हो जाएगा? -454 टाइम 0 जूल। ओके, वर्क डन कितना उसने हुआ? -454 टाइम 0 जूल। ओके ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अ पर्सन डज वर्क इक्वल टू द 2500 जूल। एक पर्सन वर्क कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है? 2500 जूल इन क्लाइंबिंग अ ट्री ऑफ हाइट। अब ये हमारे एक ट्री है, ठीक है, ये हमारा एक ट्री है, इसकी हाइट कितनी है? 5 मीटर
इस पे एक पर्सन क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है। ओके, तो ये क्लाइंबिंग करने में वर्क कितना कर रहा है, 2500 जूल। ठीक, तो 2500 जूल वर्क कर रहा है। तो व्हाट इज द मास ऑफ द पर्सन, क्या पूछा है कि पर्सन का मास कितना होगा। तो यानी अब ये जब कर रहा है तो ऑलरेडी इस पे फोर्स वर्क कर रही होगी, जो वर्क क्या कर रही होगी, कौन सा फोर्स होगी, वो होगी ग्रेविटी, यानी mg होगी। तो अब हम इस फॉर्मूले से निकाल लें मास इसका, वर्क इक्वल टू mgh। तो वर्क दिया हुआ है 2500 यानी 2500, मास ग्रेविटी अगर कंसीडर कर ले 10 और हाइट 5, तो 10 to 10 कैंसिल, 5 1 5, 5 5 25, यानी मास कितना हो गया इसका 50 kg। ठीक है, अब इस पर्सन का मास कितना होगा, जो ये पर्सन है इसका मास कितना हो जाएगा 50 kg। ओके, ये बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ बॉय pulls a toy with the force of 50 Newton through a string which makes an angle of 30 degree with the horizontal so as to move the toy by a distance of 1 meter horizontally। चलो फिगर से पहले समझते हैं इसको। एक हमारा ये सरफेस है, अब ये एक टॉय है, अब एक बच्चा यहाँ पे है, अब ये इसको जब डिस्प्लेस हो रहा है, ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है 1 मीटर। अब ये फोर्स लगा रहा, कितने एंगल से फोर्स अप्लाई कर रहा है ये 30 एंगल से। कितने एंगल से फोर्स अप्लाई कर रहा है 30 एंगल से। अब फोर्स की वैल्यू कितनी है 50 न्यूटन। चलो फिर अगेन कह रहा है इफ द स्ट्रिंग वर इंक्लाइंड टू द मेक एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, how much pull would be applied along the string in order to move it at the same distance of 1 meter। यानी अगेन ये क्या कह रहा है कि उसी जो 30 एंगल था उसको क्रिएट कितने पे कर दिया, वो एंगल को 45 डिग्री पे कर दिया। कितने पे 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री पे करने के बावजूद भी वो 1 मीटर ही उसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो यानी इसमें दो केस हमारे क्रिएट हो रहे हैं ना, एक तो हमारे यहां से यहां तक हो गया ये पोर्शन। A boy pulls a toy with the force of 50 Newton through a string which makes an angle of 30 degree with the horizontal so as to move the toy by a distance of 1 meter horizontally. If the again second case, if the string were inclined to make an angle 45 degree with the horizontal, how much pull would be applied along the string in order to move it एट द सेम डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। यानी सेकेंड केस में हमें क्या फाइंड करने को कह रहा है, ये कह रहा है कि फोर्स आप बताओ, क्या बताओ फोर्स बताओ। तो फोर्स बताने के लिए हमें फर्स्ट केस से हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा। पहले तो हम वर्क डन निकालेंगे, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है फर्स्ट टाइम में 30 डिग्री, फोर्स कितना है 50 है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 है, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताओ √3/2, 2 1 1 25। तो वर्क डन क्या आ गया पहले केस के लिए, कितना वर्क किया उसने 25√3 जूल। ठीक है, पहले कितना उसने वर्क किया 25√3 जूल। अब वो सेकेंड केस में हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो सेकेंड केस में एंगल कितना बन रहा है, यानी कॉस कितना हो रहा है 45 डिग्री। अब कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी 1/√2। चलो, तो वर्क डन इज इक्वल टू सेम फॉर्मूले से वर्क डन इज इक्वल टू F.S cos 45 डिग्री।
वर्क डन कितना है हमारा 25√3 इंटू एफ, डिस्प्लेसमेंट 1 है और cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो F इज इक्वल टू 25√3 मल्टीप्लाई बाई √2, कितना हो जाएगा 25√6 जूल, ओ सॉरी 25√6 न्यूटन, कितना होगा न्यूटन। अब इतना उसको फोर्स लगाना पड़ेगा 45 डिग्री पे, तो जाके हमारा 1 मीटर डिस्प्लेस्ड होगा, वर्क डन हमारा सेम रहेगा। ठीक है, ओके। Okay, next question. What is work done when a load of 100 kg is lifted vertically by 5 meter? अब कोई एक ऑब्जेक्ट जो है हमारा 100 kg का है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले उसमें वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी में कि इसको कितना हाइट उस वक्त लिफ्ट कर रहा है 5 मीटर। तो लिफ्ट करने के लिए एक वर्क ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगानी पड़ेगी, ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब इस फोर्स पे हम अब इससे निकालेंगे किस फॉर्मूले से, W इक्वल टू एम जी एच फॉर्मूले से पता करेंगे क्या कितनी वैल्यू होगी, वर्क डन कितना होगा। ठीक है, देखते हैं वर्क डन कितना होगा हमारा। M कितना है 1000 है, M कितना है हमारा 100, ग्रेविटी हम कितनी ले लें 10 ले लें, और हाइट कितनी है 5 है, तो यानी कितना वर्क करना पड़ेगा उस बंदे को 5000 जूल। ठीक है, कितना वर्क करना पड़ेगा 5000 जूल। ओके, कह रहा है कि अब बॉय कैरीज ए स्कूल बैग ऑफ 5 kg मास ऑन हिज बैक and moves 200 meter on level load, the work done against the gravity, यानी अब वर्क डन हमें पता करना है अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो एक ये बच्चा है, अपने बैग पे ये कितने केजी का बैग लिया हुआ है 5 kg का। ठीक है, 5 kg। अब ये एक लेवल लोड है, इस पे ये डिस्प्लेस कर रहा है कितना 200 मीटर। तो ग्रेविटी एक फोर्स लग रही होगी mg। ठीक है, तो कितना इसका वर्क डन होगा अगेंस्ट ग्रेविटी का, अगर हम देखें तो कितना एंगल क्रिएट हो रहा है, एंगल कितना क्रिएट हो रहा है 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 0, तो वर्क डन क्या आ जाएगा हमारा सिंपल सा 0। कौन सा ऑप्शन सही है 0। ओके, अब कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन है यहाँ पे। कह रहा है पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, देखते हैं। अब ये हमारा अर्थ है, ये क्या है अर्थ है। अब इसके अराउंड में एक सैटेलाइट क्या हो रही है मूव हो रही है, ये क्या है सैटेलाइट है। ठीक है, अराउंड अर्थ क्या पूछा, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर को लग रही है इस साइड, फोर्स किधर लग रही है इस साइड। तो अब इस पे जब फोर्स लग रही है तो ये इसी ऑर्बिट पे तो मूव होगा, इसी ऑर्बिट पे मूव होगा ना, इस साइड मूव होगा ना। तो यानी अगर देखा जाए तो हमें यहाँ से ऐसे एक डिस्प्लेसमेंट होगी, इस साइड से अगर लिया जाए थोड़ा सा पार्ट इसका उठा लिया जाए तो इस साइड डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो इस साइड जब डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो जो एंगल बन रहा है डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच में, वो कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होगा हमारा 0। सिंपल सा है। ओके,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person holds a bundle of hay over his head for 30 minutes and gets tired. Has he done some work or not? इसका जवाब तो ऐसे ही मिल जाएगा हमें। एक ये पर्सन है, बंडल ऑफ है मतलब भूसों से भरा हुआ बैग, ये भूसों से भरा हुआ बैग है, ये 30 मिनट के लिए इसको होल्ड किया हुआ अपने हेड पे। तो क्या उसने कोई वर्क किया या नहीं किया? तो बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या कहता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यानी ये फोर्स तो अप्लाई किया होगा। चलो मान लो कि यहाँ से mg के अगेंस्ट इसने फोर्स अप्लाई किया होगा, इसको कैंसिल करने के लिए, यहाँ से लिफ्ट करने के लिए, अगर लिफ्ट की कंडीशन उठा ले, लिफ्ट करने के लिए यहाँ तक इसने फोर्स अप्लाई किया होगा, ठीक है। बट फोर्स अप्लाई करने के बाद वो उसी पोजीशन पे वो रुक गया। क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल हे ओवर, यानी सिर्फ हेड की बात कर रहा है वो कि अपने हेड पे उसको रखा हुआ है। कितने मिनट के लिए? 30 मिनट के लिए, ठीक है। अपने हेड्स पे उसको रखा हुआ है। तो हेड्स पे रखने के बाद उसने कोई वर्क किया या नहीं किया? तो अब हमारा वर्क का डिफिनेशन क्या है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो ही हम कहेंगे क्या हो रही है, वर्क हो रही है। यानी इस पे फोर्स तो अभी भी लग रही है। फोर्स कौन सी लग रही है? इस पे फोर्स कौन सी लग रही है? mg। बट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो क्या होगा? वर्क इस करेगा। ही हैज ही डन सम वर्क? नहीं, कोई वर्क नहीं किया उसने। वर्क क्या होगा? 0 होगा। तो यानी उस बंदे ने कोई वर्क नहीं किया। अंडरस्टूड? अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग खुद से ट्राई करना एक बार। कह रहा है कि कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट? थिंक, डिस्कस दिस क्वेश्चन विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर। क्या होमवर्क है, तो आप इसको खुद से ट्राई करना। हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर मैं नेक्स्ट सेशन में इसको बता दूंगा कैसे करेंगे हम इसको। लेकिन अभी भी थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि आप चले जाना किस चैप्टर में, फोर्स में। तो वहां से फोर्स का जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, वहां से आप देखना कि क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट बिना फोर्स के डिस्प्लेस हो सकता है या नहीं हो सकता है। ओके, ठीक, देन थैंक यू।